नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आपके शहर में बात करेंगे जबलपुर, शहडोल और देवरिया की और उठाएंगे यहां के महत्वपूर्ण मुद्दे। सबसे पहले बात करेंगे जबलपुर की, जहां बरकी क्रूज हादसे पर हाईकोर्ट ने सख्ती तो दिखाई है। इसके बाद अब पूरे प्रदेश में क्रूज और बोट संचालन पर रोक फिलहाल के लिए लगा दी गई है। जबलपुर की बरगी बांध क्रूज हादसे को गंभीरता से लेते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश में क्रूज और बोट क्लबों के संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने हादसे की जांच कर रही न्यायिक समिति को 3 महीने के अंदर पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट देने के लिए कह दिया है। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जब तक सुरक्षा मानकों और हादसे के कारणों की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक जल पर्यटन गतिविधियां पूरी तरह से बंद रहेगी। अधिवक्ता गोपेश यश तिवारी ने बताया कि जांच समिति अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही, सुरक्षा जैकेट की कमी और अन्य सुरक्षा और खामियों की पड़ताल करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के सुझाव भी दिए जाएंगे। जांच समिति ये भी देखेगी कि एमपी टूरिज्म और अन्य संबंधित अधिकारियों से कहां से लेकर कहां तक चूक हुई है और किन कारणों से ये हादसा, इतना बड़ा हादसा हुआ। अब आपको बता दें कि जबलपुर के बरगी डैम में 30 अप्रैल को क्रूज में डूबने से 13 लोगों की जान चले गई और इनमें 8 महिलाएं और 4 बच्चे और 1 पुरुष शामिल हैं। आज माननीय चीफ जस्टिस साहब के जो न्यायालय में जो पिटीशन लगी थी उसके ऊपर सुनवाई हुई। उसमें सरकार ने जवाब दिया है और हमने भी देखा है कि एक जुडिशियल कमेटी का निर्माण किया गया था। ये अलग बात है कि जुडिशियल कमेटी का निर्माण अचानक रातों रात किया गया और जुडिशियल कमेटी को ये समय दिया गया है कि वो 3 महीने में अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष और सरकार के समक्ष पेश करेगी, जिसमें जो जो आपकी गलतियां हुई हैं, एमपी टूरिज्म के अधिकारियों से जो जो गलतियां हुई है या सरकार या अन्य अधिकारियों से जो गलतियां हुई है, उसके ऊपर पूरा एक विस्तार में अपना विवरण देते हुए जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी एवं सजेशन भी देगी कि क्या क्या उसमें और मेथड्स अडॉप्ट किया जा सकता है कि भविष्य में ऐसा दुखद हादसा पुनः ना हो। तो ये स्थिति है। देखिए, अब फिलहाल जांच के आदेश तो दे दिए गए और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। जबलपुर से हमारे सहयोगी सोमनाथ इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। सोमनाथ, ये दुर्भाग्य है हमारे साथ, क्योंकि जब तक हादसे नहीं होते हमारी नींद नहीं खुलती। अब खैर कोर्ट ने आदेश तो दिया है कि 3 महीने में पूरी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है सबमिट की जाए कोर्ट में और बताया जाए कि हादसे क्यों हैं। तमाम जो मध्य प्रदेश के अंदर अलग अलग बोट क्लब्स में बोट संचालन हो रहा है उसकी क्या स्थिति है। एक तरह से कह सकते हैं अच्छी पहल है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि जो पीक सीजन होता है पिकनिक का, फैमिली ट्रिप्स का, वो पूरी तरह से रुकने जा रहा है और ऐसे में तमाम जो लोग हैं उनको भी इसका सीधा तरह से नुकसान होगा। ये इसका दूसरा पहलू भी। देखिए, बता दें कि जिस तरह क्रूज का हादसा हुआ है, 13 लोगों की मौत हुई है, उसको लेकर लोग काफी वो है, जिसको लेकर 3 जनहित याचिका लगाई गई थी हाईकोर्ट में, जिसमें हाईकोर्ट ने इसमें सुनवाई करते हुए प्रमुख तौर पर यह बताया कि इसमें जांच कमेटी पहले से ही लगी हुई है। 3 महीने का उसको समय दिया गया था, 3 महीने के अंदर आप पूरी इसकी जांच करें। श्रीमती पुष्पा जो तिवारी है उनके द्वारा, श्रीमती पुष्पा है उनके द्वारा, तिवारी द्वारा, उनके द्वारा याचिका लगाई गई थी और उनके वकील द्वारा ये तर्क दिया गया था कि जिस तरह ये हादसा हुआ है इसमें काफी दुखद घटना है, इसको लेकर एक्शन लिया जाना चाहिए। तो जो कोर्ट ने कहा है उसमें 3 महीने का समय दिया है। उन्होंने यही कहा है कि इसमें जांच कमेटी बैठी हुई है और 3 महीने में पूरी पारदर्शिता के साथ उसकी जांच की जाएगी। लेकिन जो 3 महीने का जो समय दिया है, इसमें जो बरगी में जो हादसा हुआ है उसको लेकर पूरे मध्य प्रदेश में रोक लगाई गई है कि जो भी क्रूज चलाए जा रहे हैं या बोट चलाई जा रही है उनको रोक लगाई जाए, क्योंकि लगातार लाइफ जैकेट और जिस तरह और भी संसाधन है उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा था, उसको ध्यान में रखते हुए ये निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो एक प्रमुख कोर्ट ने यही कहा है कि 3 महीने में जो जांच अब आती है उसमें ये देखना होगा कि जो जांच रिपोर्ट आती है उसमें किस तरह के तथ्य आते हैं और जो 3 महीने के लिए ये अभी तक जो रोक लगाई गई है इसमें प्रमुख तौर पर ये माना गया है कि जो भी बोट संचालित किए जा रहे हैं उनको रोक लगाई जाएगी। सोमनाथ, तमाम बड़े सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। एक सवाल जो है वो ये है कि कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अधिकारियों से किस स्तर से लेकर किस स्तर तक चूक हुई है, लेकिन हर बार हम देखते हैं कि कोई इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया जाता है, कुछ कारण बता दिए जाते हैं, कुछ लोगों को
निशाना बना दिया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो सीनियर अधिकारी जिनके ऊपर दारोमदार था, चाहे मौसम विभाग से जानकारी पहुंचाई गई जो पर्यटन विभाग है उन तक, या पर्यटन विभाग के काम कर रहे लोग हैं जिन्होंने बोट की फिटनेस को लेकर जांच नहीं की, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जो निचले स्तर के कर्मचारी होता है उन पर ही गाज गिरती है। देखिए अभिषेक जी, बता दें इस तरह के मामले लगातार यही देखने पे आता है। जब भी कोई बड़ी घटना या कुछ होता है तो उसमें जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं, आउटसोर्स होते हैं, जो छोटे कर्मचारी है, उनके ऊपर गाज गिरती है। लेकिन प्रमुख रोल जो रहता है, प्रमुख जो कार्य जो किया जाता है, वो प्रमुख तौर पर प्रमुख जो लोग हैं उनके द्वारा किया जाए। लेकिन इसमें विशेष तौर पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसको लेकर ये जो जांच कमेटी है बैठी है। अब इसमें ये देखना होगा कि कितने लोगों पर गाज गिरती है, क्योंकि प्रमुख तौर पर जब मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी तो इसमें क्यों क्रूज को जाने दिया गया था, इसमें प्रमुख अधिकारियों का प्रमुख रोल देखा जा रहा है। तो इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि और जैसे बात की गई थी कि पूर्व में एक इंजन खराब था तो दूसरा इंजन से चल रहा था, इसमें बहुत सारी जो तकनीकी कमियां थी और जो डायरेक्शन था वो काफी हद तक इसमें काम किया है। तो उसमें जांच के बाद इसमें कार्रवाई होना अति आवश्यक है। बहुत बहुत शुक्रिया सोमनाथ जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर देखिए, कोर्ट के द्वारा निर्देश तो दिए गए हैं, लेकिन अभी 3 महीने की जांच में क्या निकल कर सामने आता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जांच तो होती है, लेकिन जांच में जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्या उन पर कार्रवाई होगी, कई सवाल है इसमें। क्योंकि देखिए, पर्यटन का जो क्षेत्र होता है बहुत कॉम्पिटिटिव क्षेत्र होता है, और जाहिर तौर पर जो लोग इसमें शामिल होते हैं, चाहे वो प्राइवेट एंटिटी से आने वाले हो या फिर प्रशासनिक, तो जो लोग जो इसमें शामिल होते हैं जाहिर तौर पर वो भी इसमें अपना मुनाफा कमाना चाहते हैं। लेकिन इस मुनाफे को कमाने के चक्कर में अक्सर कई तरह की लापरवाहियां बरती जाती है। पर यह काम है विभाग से जुड़े लोगों का कि जो तमाम नियम कायदे उनका पालन किया जाए, और इसका पालन क्यों नहीं किया गया ये पता लगाना इस जांच के लिए सबसे जरूरी है। चलिए बात करेंगे एमपी के शहडोल की, जहां पे जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। ये मामला शहडोल के कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही का, जहां पे ट्रामा आईसीयू वार्ड की छत अचानक से टपकने लगी। इससे मरीजों के ऊपर ही पानी बरसने लगा और अस्पताल स्टाफ आनन फानन में बेड और वेंटिलेटर हटाते नजर आए। आईसीयू में पानी भरने का ये वीडियो अब सवाल खड़े कर रहा है। इसने अस्पताल प्रबंधन, निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। बताया जा रहा है कि अस्पताल की छत पर चल रहे लैब निर्माण कार्य के दौरान पानी की पाइपलाइन जो है डैमेज हो गई और इसके कारण सीपेज हुआ और पानी सीधा आईसीयू तक जा पहुंचा। कुछ ही देर में आईसीयू वार्ड में भी पानी भर गया और कर्मचारियों को पानी बाहर निकालने की मशक्कत करनी पड़ी। अब आपको बता दें कि शहडोल संभाग के इस बड़े अस्पताल में शहडोल के साथ साथ अनूपपुर से लेकर उमरिया, डिंडोरी और छत्तीसगढ़ सीमा से भी लगे इलाकों के मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में आईसीयू वार्ड में हुई इस घटना ने अस्पताल प्रबंधन की तैयारियों और निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए। कहाँ पर थी आईसीयू में? हम तो यही पर थे, उधर गिर रहा था पानी गिर रहा था, कैसे गिर रहा था? ऊपर से गिर रहा था, वही देखे है, बस हो गया। फिर क्या परेशानी हुई आप लोगों को? बेड रोड हटाए वहाँ से वो लोग। आप लोगों ने खुद हटाया? नहीं, क्या पानी कहाँ यहाँ से ऊपर से गिरने लगा? ऊपर से अचानक पानी गिरने लगा। ये खबर मिली थी कि आईसीयू वार्ड में पानी गिर रहा था, तो जिसको मैंने तुरंत संज्ञान में लिया और हमने अपने कर्मचारियों को भेज के पता किया। तो पता चला कि उसके ऊपर जो सीटी स्कैन और आईसीयू से लगी हुई जो छत है उसके ऊपर काम चल रहा है और वहाँ पे आईपीएचएल बनाने का काम चल रहा था। और जो मजदूर या लेबर लोग थे उनने पाइपलाइन जो है उसको त्रुटिवश टूट गई थी वो, तो उसके कारण पानी इकट्ठा हो गया था और वो नीचे टपक रहा था। और जैसे ही इसका पता चला हमने तुरंत प्लम्बर को भेज के और एनएचएम इंजीनियर से बात करके जो पाइपलाइन थी उसको सुधरवाया है और जो पानी इकट्ठा था उसको ड्रेन करवाया, फिर अब पानी बंद हो गया। तो मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ मरीज कुछ समय के लिए हमने मरीज को, पेशेंट को शिफ्ट करवाया और तुरंत ही उसको हमने सुधार करवा दिया था। जी दीपेश, क्या स्थिति वहां पे देखने को मिली? आईसीयू वार्ड में इस तरह से पानी टपकना गंभीर सवाल खड़े करता है। इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर इस तरह से पानी अगर गिर रहा है दीपेंद्र, तो ये सवाल खड़ा होता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मजदूरों की तरफ से त्रुटि हुई थी, लेकिन ऐसे हालात क्यों बने कि जब आप 2 माले ऊपर अगर लैब का निर्माण कर रहे हैं तो उसका पानी 2 माले नीचे आईसीयू वार्ड के अंदर तक जा पहुंचा? जी मैं आपको बता दूं, शहडोल जिले का कुशाभाऊ ठाकरे काफी बड़ा हॉस्पिटल है। इसमें सरकार द्वारा हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही।
लेकिन यहाँ पे जो मैनेजमेंट बैठा हुआ है, जो सिविल सर्जन है, उनके द्वारा जो है सही निगरानी ना होने के कारण, सही मैनेजमेंट ना होने के कारण कल जो आईसीयू वार्ड में जो पानी टपक रहा था उसका सबसे बड़ा नतीजा ये रहा। पर दीपेंद्र, पानी कहाँ से आ रहा था? खिड़कियों के द्वारा आ रहा था या जो आईसीयू के ऊपर बनी फोर सीलिंग है वहां से पानी आ रहा था? और ऐसे में तो इलेक्ट्रिक्यूशन का भी खतरा बन जाता है। छत में बताया जा रहा है कि छत में लैब का निर्माण हो रहा था, वहीं से जो है पाइपलाइन क्रैक हुई और वो सीपेज आईसीयू वार्ड तक पहुंचा और उसी के माध्यम से पानी उसमें वार्ड में टपकने लगा। आमतौर पर दीपेंद्र, कितने लोग आईसीयू वार्ड में भर्ती रहते हैं और जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त कितने लोग थे? आईसीयू वार्ड इंटेंसिव केयर यूनिट है, वहां तो बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स कनेक्टेड होती हैं। ऐसे में अफरा तफरी के माहौल में अगर किसी को हटाएंगे तो वहां तो मरीजों की मौत हो जाएगी। काफी शिफ्टिंग में काफी मशक्कत करनी पड़ी और 10 से 15 मरीज थे और कई महंगे उपकरण भी थे जिनके नुकसान होने या कुछ भी नहीं बताया गया। दीपेंद्र, मरीजों से जब आपने बात की तो वहां पे उन लोगों ने क्या बताया? किस वक्त ये घटना हुई और किन हालातों में थे सब वहां पे? जी, सभी आराम कर रहे थे। उसी दौरान मरीजों का कहना है कि पानी छत से टपकने लगा। उसके बाद सभी मरीजों में अफरा तफरी मच गई और वो स्वयं से ही जो है अपने उनको पलंगों को इधर से उधर खींचने लगे। उसके बाद जो है जिला चिकित्सालय के स्टाफ द्वारा उन्हें बगल से शिफ्ट कराया गया। तो जो अस्पताल की हेड है वो कह रहे हैं कि बाद में व्यवस्था को सुचारू कर दिया गया, लेकिन व्यवस्था को संभालने में कितना समय लगा? व्यवस्था को संभालने में कम से कम 2 से 4 घंटे लगे जी, और वो भी मीडिया तक ये खबर आने के बाद ही जिला प्रशासन सचेत हुआ। दीपेंद्र, गर्मी का समय है, आईसीयू में कोई जलने के मरीज होते हैं, कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीज होते हैं और इतनी भारी गर्मी में जब उन्हें शिफ्ट किया जाता है तो जाहिर तौर पर उनकी जान पर खतरा होता है। तो ऐसे कितने मरीज थे वहां पे? क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिली वहां पे? कुछ मरीज, ज्यादा गंभीर मरीज तो नहीं थे, लेकिन यह है कि कुछ थे जिनको परेशानियां हुई हैं, लेकिन वो कैमरे में नहीं बताना चाह रहे थे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीपेंद्र जानकारी के लिए। तो जो निर्माण की गुणवत्ता है कहने का उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ऊपर निर्माण कार्य भी चल रहा था और ये बेहद गंभीर मसला है। जो आईसीयू का वार्ड है बहुत इंटेंस होता है और यहाँ पर हल्की सी चूक किसी मरीज की जान पर बना सकती है। वहाँ पे इस तरह से पानी टपकना अपने आप में सवाल खड़ा होता है। ये कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि क्योंकि अस्पताल के कुछ ऊपरी माले पे निर्माण चल रहा था या मजदूरों की त्रुटि हुई तो उसके चलते वहाँ पे पानी भर गया और बाद में जानकारी मिली तो वहाँ से पानी निकाला गया। सवाल यह है कि वहाँ पे जो निर्माण कार्य चल रहा था उसकी मॉनिटरिंग करने वाले अस्पताल प्रबंधन में से कौन लोग थे और जब वहाँ पर पाइपलाइन लीक हुआ तो उन्हें इतनी देरी से क्यों पता चला कि 2 माले नीचे आईसीयू के वार्ड में छत से पानी टपकने लगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यूपी के देवरिया की, जहां पे अवैध खनन के चलते ग्रामीण परेशान हैं। देवरिया जनपद में अवैध खनन का कारोबार खुले आम चल रहा है। नदियों घाटों दिन रात यहां से जमीनों से मशीनों के जरिए मिट्टी और बालू का खनन हो रहा है। ट्रैक्टर, ट्रॉलियां और भारी भारी वाहन बेखौफ होकर वहां पे बड़ी मात्रा में खनन सामग्री ढो रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गांव की सड़कें भी जिसके चलते टूट रही हैं। सरकारी राजस्व को लाखों करोड़ों का नुकसान तो हो ही रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि भारी वाहनों के चलने के कारण घरों में कंपन तक महसूस होती है, दुर्घटनाओं का भी खतरा रहता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी वहां के विभाग के लोग इस पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे। खनन विभाग, राजस्व विभाग और स्थानीय प्रशासन की चुप्पी सवालों के घेरे में है कि आखिर किसके संरक्षण में इस तरह से ये खनन का अवैध कारोबार फलता फूलता रहा और क्यों खनन माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आखिर किस बात की मेहरबानी? भागलपुर पुल के नीचे का संज्ञान में आया था जिसको रुकवा दिया गया है और वो उसकी परमिशन भी जारी थी, लेकिन उसमें ये शिकायत आई थी कि वो डेंजर जोन है तो फ्लड वालों के सहयोग से जांच करके उसको रुकवा दिया गया। फिलहाल माधोपुर में जहाँ खनन का काम हो रहा है वहाँ वन विभाग के पौधे लगे हैं, उसकी हम जांच करा के उसमें जो भी कार्रवाई उसमें तत्काल कार्रवाई की जाए। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए सड़कों की हालत कर दी है। ये जो खनन माफिया है ये भारी भरकम वाहनों को लेकर वहां से गुजरते हैं और सड़क की हालत इतनी खराब कर दी है जिसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। यहाँ पे जमकर बालू और मिट्टी का खनन हो रहा है। अब माधोपुर की बात जैसा कि आप सुन रहे थे उसमें कह रहे हैं कि चलिए अगर मामला निकल कर सामने आया है तो कार्रवाई करेंगे। सवाल यह है कि आखिर विभाग कर क्या रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर किसी की भी आम नज़र से इतने बड़े बड़े वाहन जो है छिपे हुए तो है नहीं।
जाहिर तौर पर किसी का संरक्षण वहाँ पे मिल रहा है। देवरिया की ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से वहाँ पर न सिर्फ छलनी किया जा रहा है और अवैध रूप से खनन तो हो ही रहा है, साथ ही साथ वहाँ के जो स्थानीय लोगों के लिए जो सड़कें बनाई गई हैं प्रशासन के द्वारा, उन सड़कों का भी सत्यानाश कर दिया गया है। और आने वाले समय में वहाँ पे खासतौर से जब बरसात का समय आएगा तो यही सड़कें वहाँ के आम लोगों के लिए मुसीबत बन जाएगी। सवाल यह है कि प्रशासन तब सचेत होता है जब कोई शिकायत करता है, लेकिन इस मामले में तो ये भी सुनने को मिल रहा है कि कई बार शिकायत के बावजूद भी इन मामलों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में अंदेशा यही लगाया जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ साठगांठ करके इस तरह से खनन किया जा रहा है। चलिए, फिरोज हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं सीधा देवरिया से। जी फिरोज, ये जो स्थिति निकलकर सामने आ रही है, इसे किस तरह से देखें, जहां पर एक स्थान का जिक्र किया गया एडीएम के सामने कि माधवपुर इलाके में खनन हो रहा है, तो वो कह रहे हैं जांच की बात, लेकिन बाकी मामलों में क्या, कहीं पर वो रेत और मिट्टी का खनन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ये भारी वाहन पूरी तरह से सड़कों को बर्बाद कर चुके हैं। अनम्यूट कर दीजिए फिरोज अपना ऑडियो। अभिषेक, आपको बता दें कि देवरिया जनपद पे ये लगातार खनन हो रहा है। बता दें कि प्रदेश सरकार लगातार नए नए कानून बना रही है, अवैध खनन को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ठीक उसके विपरीत जनपद पे ये अवैध खनन नहीं रुक रहा है, जिसकी वजह से रोडों पे लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। और जो रोड बनी हुई है, रोडों पे भारी वाहन से ये खनन हो रहा है, जिससे लोगों को रोडें जो है नई नई रोडें टूट जा रही है। आपको बता देंगे कि ये ताजा मामला जो है वो माधोपुर महुई के बीच का है, जहां पे इन माफियाओं का इस सदर दुस्साहस हो गया है अवैध खनन वालों का कि इन्होंने एक डैम है, डैम के बीच से ही रास्ता बना दिया, दोनों को पानी को रोक दिया है और डैम बना के अवैध तरीके से मिट्टी का खनन शुरू कर दिया गया। जब इस मामले में अधिकारियों से पूछा गया तो अधिकारियों ने बताया कि हमें इसकी कोई भी संज्ञान में हमारे नहीं आया है। आखिर इतनी हिम्मत कैसे इन खनन माफियाओं की हो गई है कि सरकार को अधिकारी जनपद में बैठे हुए हैं, खनन अधिकारी बैठे हैं, अधिकारी है, उनको इस बात की जानकारी नहीं है और ये खनन करने वाले लोग दोनों तरफ के पानी के रास्तों के बीच से रोड बना दे रहे हैं। डंपर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, जेसीबी पुकड़ी लगा के खनन कर रहे हैं और ना उसकी किसी खनन अधिकारी के हाथ से कहीं से ना परमिशन नहीं है इसकी। जी फिरोज, जाहिर तौर पर ऐसा तो माना नहीं जा सकता कि बिना प्रशासनिक संरक्षण के इतने बड़े स्तर पर अवैध खनन चल रहा हो। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि खुलेआम वहाँ पे ग्रामीणों की सड़कों को बर्बाद करके इतनी बड़ी संख्या में वहाँ से वाहन गुजर रहे हैं, क्या कुछ अंदर खाने जानकारी मिल रही है? प्रशासन से शिकायत तो की गई पर कुछ हुआ नहीं। निश्चित तौर पे जब इसकी जानकारी हम हुई तो हम मौके पूछा, तो जब अनादि टीवी की टीम वहां पहुंची तो वहां से जो लोग जो मिट्टी खनन कर रहे थे उनके द्वारा हमें भी लेने की कोशिश की गई और एक उत्तर के प्रभावशाली मंत्री का नाम लेके हमें धमकाया गया कि उनके द्वारा ये कार्य कराया जा रहा है। हमने कहा परमिशन है तो दिखाइए, तो कोई जब अधिकारी से हमने इस संबंध में बात की, अधिकारी खुद समझ गए, लेकिन ये आपको बता दें कि ऐसा संभव ही नहीं है कि इतने बड़े उस पे पैमाने पे खनन हो, अधिकारियों की इसमें जानकारी न कहीं से जो प्रशासन के अधिकारी है जरूर कहीं ना कहीं इनकी मिली। फिरोज, जिस इलाके में खनन हो रहा है वहां पे कितनी बड़ी आबादी निवासरत है और ये जहां पे जमकर हम देख रहे हैं खुदाई चल रही है, ये कौन सा इलाका है? आपको बता दें कि ये बरियारपुर थाना के अंतर्गत मधवापुर और महुई के गांव के बीच का मामला है। जो नदी का किनारा है वहां वन विभाग ने पौधे लगा रखे हैं और मधवापुर गांव है उसके बगल में खुदाई हो रही थी। करीब वहां की मधवापुर की आबादी करीब 1000 के आबादी के बीच से रास्ता बना के ये जो खनन करने वाले लोग हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों से धूल उड़ाते हुए ये लोग निकल रहे हैं। कि जब अधिकारियों को इस संबंध गया तब जाके अधिकारी को वहां भेजा गया है और तब जाके यहाँ पे अनादि टीवी के खबर का ये असर रहा है कि जाके वहां पे अब जाके इस समय खनन बंद किया गया है। अगर हमारे नॉलेज में ये बात नहीं आती तो ये खनन बंद नहीं हुआ होता।
निश्चित रूप से देखना होगा आगे इस पर किस तरह से ठोस कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपेंद्र जानकारी के लिए। तो देखिए, सड़कों को बर्बाद कर रहे हैं, वहाँ की मिट्टी और रेत को खोद रहे हैं और लंबे समय से ये चल रहा है। कई ऐसे इलाके जहाँ पे हजारों की ग्रामीण आबादी निवासरत है और वहाँ पर इस तरह से खनन हो रहा है, लेकिन किस तरह से प्रशासन आंख मूंद के बैठा रहता है, उसका ये ताज़ा एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।